एक सवाल एक जवाब के इस एपिसोड में आपको हम वेलकम करते हैं। हमारे साथ हैं एक वरिष्ठ पत्रकार मिस्टर ऋषिकेश बहादुर देसाई, बुद्धिजीवी हैं, चिंतक हैं। आपसे हम ये पूछेंगे कि भारत में डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की क्या पोजीशन है। लोग कहते हैं कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ ख़तरे में हैं, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन ख़तरे में हैं। इस पर ऋषिकेश बहादुर साहब की क्या टिप्पणी है, क्या एनालिसिस है, उनसे जानेंगे। और हम उनसे ये भी जानना चाहेंगे कि हमारे देश में डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं, क्या हमको काम करना चाहिए, सामाजिक स्तर पर क्या काम करना चाहिए। नमस्कार। अब एक हिंदुस्तान ऐसे मरहलों पे आया है कि हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, संविधान के बारे में और हमारे डेमोक्रेसी, जनसत्ता के बारे में चर्चा करें और समझें कि हमने कहाँ से शुरू किया था और अब हम कहाँ हैं। डेमोक्रेसी ये जो चीज़ है, ये हिंदुस्तान के लिए बहुत नई बात है। अगर आप इंग्लैंड को देखेंगे या ग्रीस को देखेंगे या अमेरिका को लेंगे, उनकी डेमोक्रेसी बहुत पुरानी है। हालांकि ग्रीस की डेमोक्रेसी सीजर के बाद ही शुरू हुई थी, बिफोर क्राइस्ट वो शुरू हुआ था। उसके ऑलमोस्ट 2500 साल की उसकी हिस्ट्री, तारीख है। दूसरा, 1000 एडी के आसपास ब्रिटेन में पहली वोट डाले गए थे। अमेरिका की डेमोक्रेसी को 280 साल हो रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी अभी भी, जैसे सबको मालूम है, 75 साल में 75 इयर्स की जयंती मनाने की तैयारी में है। इसी में अगर आप देखेंगे मीडिएवल इंडिया कैसा था और डेमोक्रेटिक इंडिया कैसा है। मीडिएवल इंडिया से डेमोक्रेटिक इंडिया में हमने बहुत तरक्कियां की है। वो सोशल हो, इकोनॉमिक हो, एजुकेशनल हो, कल्चरल हो, पॉलिटिकल भी हो। सबसे पहला जो बदलाव आया है वो है हमारे माइंडसेट, हमारी जो विचारधारा में बदली। हम समझते थे कि राजा का बेटा ही राजा हो जाएगा। अभी हमें समझ में आया है, थोड़ा तो सही, कि राजा का बेटा नालायक भी हो सकता है और गांव का सबसे पिछड़ा, कम पड़ा हुआ गरीब आदमी अगर वो लोगों को काम करेगा तो ग्राम पंचायत मेंबर भी हो सकता है। ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि हजारों सालों के बाद सिर्फ 75 इयर्स में, 75 साल में ये सीख हमको मिला है। ये पहली बात। दूसरी बात है, कुछ तो सही इक्वालिटी की बात है। तो इक्वालिटी क्या है? अगर आप 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट देखेंगे या 1920 के जो गवर्नमेंट के रूल्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, इंग्लैंड की रानी की, उसमें देखेंगे तो वोटिंग, मतदान सबका हक नहीं था। 1935 एक्ट में तो वोटिंग सिर्फ उनको मिलता था जिनके पास जमीन थी और जिनके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन था, वो पढ़े लिखे थे। लेकिन बहुत बड़ा बदलाव आया 1950 के कॉन्स्टिट्यूशन से कि हर हिंदुस्तान के नागरिक वोट डाल सकता था, इलेक्शन में भाग ले सकता था और इलेक्शन में खड़ भी जा सकता था, अगर लोगों का वोट भी मांग सकता था। ये दूसरी है। तीसरी है, हमारे जो
सोसाइटी में बहुत बड़े प्रॉब्लम्स थे। अगर आपको याद है कि 1824 तक हिंदुस्तान में सती के खिलाफ कोई कानून नहीं था। जब कोई मर्द मर जाता था उसकी बीवी को जलाया जाता था और वो उसके खिलाफ कानून नहीं था। 1950 तक यहाँ पे डाइवोर्स का कानून नहीं था। अगर औरत एक अनवांटेड मैरिजेस में बहुत मुश्किल से जी पाती थी, उसको कानूनी तौर से बाहर वो नहीं आ सकती थी। 1920 तक औरतों के लिए, छोटे छोटे बच्चियों के लिए ढंग से स्कूल कॉलेजेस नहीं थे। वेस्ट बंगाल में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के टाइम पे पहली स्कूल कॉलेज चली। उसके बाद में उससे पहले महाराष्ट्र में फातिमा शेख और ज्योतिबा फुले सावित्रीबाई की एफर्ट से पहला स्कूल खुला। जमींदारी सिस्टम आप सबको याद है, एक गांव में एक ही आदमी के पास पूरा जमीन होता था, बाकी के सब उसके काम करने वाले थे। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो हम बोलते हैं, मतलब कारखाने या सर्विस इंडस्ट्री, वो ना के बराबर था। अगर था तो भी वो बहुत बड़े रईस के पास था। लेबर राइट्स नहीं थे। अगर कोई लेबर छुट्टी चाहता था तो नौकरी छोड़ के जाना पड़ता था उसको, और मालिक की मनमानी पैसा मिलता था, काम के हिसाब से पैसा नहीं मिलता था। ये सब हमारे सोसाइटीज में प्रॉब्लम्स थे सोसाइटी में। इन सब का बदलाव थोड़े थोड़े ही हो सही हुआ है, और पूरे दुनिया में जो 220 देश हैं उनमें इतने ही कम टाइम में इतना बड़ा बदलाव कहीं भी नहीं हुआ है। लेकिन पिछले 6-7 साल में जो हम देख रहे हैं, तो इंट्रूजन ऑफ डेमोक्रेसी हो रहा है। डेमोक्रेटिक वैल्यूज का के ऊपर बहुत बड़ी असॉल्ट हो रहा है। सबको मालूम है कि जो संस्था स्वतंत्र होनी चाहिए थी, फॉर एग्जांपल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, डिलिमिटेशन कमीशन, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ऐसे जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस थे, वहाँ भी सत्ताधीश जो पार्टी है उनकी ही बात मानने वाले, उनके हाँ में हाँ मिलाने वाले ऐसे लोगों से उन संस्थाओं में, उन संस्था चल रही है, ऐसे लोगों को ही उन संस्था में उनका अपॉइंटमेंट हो रहा है। ये जो ऑटोनॉमी है, लैक ऑफ ऑटोनॉमी, ये बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। इसको पहले से इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। ये अगर एक पार्टी इसको करने में कामयाब हो जाएगी तो अगली पार्टी जो आएगी तो वो यही काम करेंगे। जैसे आपको मालूम है 1970s में मिसेस इंदिरा गांधी ने जो अपना तरीके से सरकार चलाया था, 1975 में उन्होंने जो इमरजेंसी अनाउंस किया था, अगर वो मॉडल बन जाता था तो अगले आने वाले सरकारें भी, पार्टीज भी वही मॉडल फॉलो करते थे। लेकिन इमरजेंसी में उनका बहुत सख्त तरीके से खिलाफत हुआ, और मिसेस गांधी के जो भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स थे, फॉर एग्जांपल अमेंडमेंट नंबर 42 जिसने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को बदल के रखा था, उसको पूरा रिवर्स किया गया। अमेंडमेंट 44 में वो जो भी चेंजेस थे उनको 90% ऑफ द चेंजेस को कैंसिल किया गया। लेकिन वो मेंटालिटी आजकल नहीं है। आजकल हम उसको पॉलिटिकल साइंस में अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड बोल के बोलते हैं। उसका मतलब है कि हम ये मान के चलते हैं कि जो भी सरकार कर रही है, या भी प्रधानमंत्री जो भी कर रहे हैं, या फिर मुख्यमंत्री जो भी कर रहे हैं, वो हमारे अच्छाई के लिए कर रहे हैं। अगर हमें आज वो बुरा लगता है तो भी वो अच्छा है, क्योंकि आगे चल के वो अच्छा हो जाएगा। और हम उनके कोई भी डिसीजंस को हम सवाल नहीं करते, उसके बारे में चर्चा भी नहीं करते। हालांकि हम उसके फेवर में सोशल मीडिया में कुछ लिख के अपने दोस्तों में बांटते हैं। एक छोटा एग्जांपल ये हो सकता है कि पेट्रोल और डीजल की कीमत, जब भी बीजेपी ऑपोजिशन में थी, अगर 1 रुपये भी उसका दाम बढ़ता था, वो रास्ते पे आके प्रोटेस्ट करते थे, उसके बारे में चर्चा करते थे।
पूरे दुनिया के पेट्रोल डीजल प्राइसेस को कंपेयर करके मैसेजेस आते थे, लेकिन वो आज नहीं हो रहा है। तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज को हम अगर वापस लाएं, उसका फर्स्ट हमारा काम है कि ये मेंटालिटी को बदलना है। तो एक क्या काम है? मैं बहुत पहले से ये बोलता हूं कि दूसरे पार्टी सिर्फ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन बीजेपी कल्चरल पॉलिटिक्स करती है। तो कल्चरल पॉलिटिक्स का जवाब कल्चरल पॉलिटिक्स में ही है। तो कल्चरल पॉलिटिक्स कौन करेगा? कल्चरल पॉलिटिक्स पॉलिटिकल पार्टीज तो कर नहीं पाएंगे, एटलीस्ट बीजेपी के जितने एफिशिएंट तरीके से तो वो कर नहीं पाएंगे। तो इंटेलेक्चुअल्स का काम है, मीडिया का काम है, ऑर्गेनाइजेशंस के काम है और मूवमेंट्स के काम है। अगर आप देखेंगे, गौर करेंगे, तो पिछले 5-6 साल में, 7 साल में दूसरे मूवमेंट्स बहुत कम हो गए हैं। एक ही मूवमेंट जो हमको सबको दिख रहा है वो है फार्मर्स मूवमेंट। वो फार्म कानून के खिलाफ, वो जो पंजाब और हरियाणा के कुछ फार्मर्स लड़ रहे हैं, वही एक है। दूसरा स्टूडेंट मूवमेंट्स कम है, वुमेन्स मूवमेंट्स कम है, अनएम्प्लॉयड लोगों का कम है। दूसरे मुद्दों पर दूसरे स्टेट्स में फार्मर्स के मूवमेंट्स कम है, कोऑपरेटिव के मूवमेंट्स कम है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के प्रोटेस्ट तो सुनते ही नहीं आप। बैंक एम्प्लॉयज या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से एम्प्लॉयज के मूवमेंट्स की कम है। तो इस टाइम पे, इस दौर पे पहला काम ये होना कि सरकार के हर डिसीजंस को डेटा की आधार पर चर्चा करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सर्कुलर आज निकलता है तो उसका पॉजिटिव क्या हो सकता है, नेगेटिव क्या हो सकता है। जो नामचीन लोग हैं, जो जानते हैं उसके बारे में, जिसने पढ़ा है, वो उसके बारे में बैठ के चर्चा करके उसके पूरे स्टैटिस्टिक्स डेटा लेके बाद में पहले वो खुद समझे, बाद में लोगों को समझाए और सिंपल लैंग्वेज में समझाए। जब भी बजट की घोषणा होती थे, आप दूसरे दिन पेपर में या टीवी में देखते हैं, तो वो जो लफ्ज वो इस्तेमाल करते हैं और बहुत से लोगों को समझ में नहीं आते। ऐसा एनालिसिस नहीं चाहिए, सिंपल लैंग्वेज में एनालिसिस होना चाहिए। ये पहला। दूसरा, मैं हमेशा कहता हूं कि फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा, दोस्ती। दूसरे जो मूवमेंट्स करने वाले लोग हैं, वर्कर्स हो, लेबरर्स हो, फार्मर्स हो, वुमेन हो, यूथ हो, स्टूडेंट्स हो, रिटायर्ड एम्प्लॉयज हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हो, उनके बीच में एक कॉमन अम्ब्रेला फेडरेशन नहीं रहता। कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस की ये जिम्मेदारी है कि वो ऐसे एक ग्रुप को तैयार करें जो नेटवर्किंग करे। सब जो मूवमेंट्स करने वाले ग्रुप्स हैं उनमें कॉमन फैक्टर रहना और उनमें नॉन एजेंडा फ्रेंडशिप होना। अगर वो एक आदमी स्टूडेंट मूवमेंट में है, दूसरा वुमेन्स मूवमेंट में है, तीसरा फार्मर्स मूवमेंट में है, वो ऐसे ही बिना एजेंडा के मिलते रहना और अपने अपने विचार व्यक्त करना और सब मिलके मूवमेंट चलाना। सेकंड इज फ्रेटर्निटी। तीसरी बात है, ये बहुत अहम बात है कि हिंदुस्तान में आप देखेंगे तो जरूरत से बहुत कम लोग लॉयर्स हैं। हमें ऐसा लगता है आसानी से कि बहुत से वकील हैं जिनके पास काम नहीं है, कोर्ट में बहुत से लोग खाली घूमते हैं, ऐसा हम आम तरीके से बात करते हैं। लेकिन अगर आप यूनाइटेड नेशंस के, यूनेस्को के फिगर्स देखेंगे तो 1 लाख लोगों के लिए 1000 लॉयर्स की जरूरत है, 1000 डॉक्टर्स की जरूरत है। 1000 लॉयर्स 1 लाख लोगों के लिए हिंदुस्तान में नहीं है। एक स्टडी के मुताबिक हिंदुस्तान में लॉयर्स की संख्या 3 गुना बढ़नी चाहिए। वो क्यों होना चाहिए? इसमें देखिए 2 बातें हैं। हर लॉयर जाके ये जरूरी नहीं कि वो कोर्ट में आर्ग्यू करेगा। एक लॉयर का एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो करंट अफेयर्स के ऊपर बात करेगा, चर्चा करेगा, लोगों को लोगों में जागृति लाएगा और लिखता रहेगा उसके बारे में। अमेरिका में इनको लॉबिस्ट्स बोलते हैं, एक्टिविस्ट्स बोलते हैं। बराक ओबामा जो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका थे, उसके पहले वो टीचर थे, उसके पहले
वो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर थे। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर का मतलब है लोगों में जागृति फैलाने वाला, लोगों को ऑर्गेनाइज करने वाला, संगठन में काम करने वाला, और जो सरकार के नीतियां हैं उससे लोगों को बेनिफिट होता है या प्रॉब्लम होता है वो समझ के लोगों में लोग जाके सरकार को बोले कि देखो ये ठीक नहीं है, ये ठीक करो, या ठीक है इसको पास करो। तो ये एडवोकेसी हम उसको बोलते हैं। एडवोकेसी का मतलब एडवोकेट का काम नहीं है। एडवोकेसी का मतलब है लोगों में जागृति लाना और उनको सरकार से बात करने पे मजबूर करना। ये तीन ऊपर से बहुत जनरली अगर हम बात करेंगे तो ये तीन हमारे लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद में रेगुलर नॉन सेक्टेरियन इंटरेक्शन, मैं हमेशा ये बोलता हूँ, समझ लीजिए एक हिंदुओं का ग्रुप है, एक मुसलमानों का ग्रुप है, एक क्रिश्चियन का ग्रुप है। हम सिर्फ ऐसे ही मौके पर मिलते हैं, या तो किसी का फेस्टिवल हो या फिर कोई सद्भावना मीटिंग हो, ये जरूरी नहीं है। हमको डे टू डे हमारे तिजारत पर, हमारे रेगुलर ट्रांजैक्शंस में, या फिर फैमिली फ्रेंडशिप की तरफ से, या फिर एक कल्चरल मोमेंट में हम सब इन्वॉल्व रहें। उसके लिए हम दो चीज़ों पर अमल कर सकते हैं। एक है भाषा। हिंदुस्तान में एक हिसाब से 22,000 लैंग्वेजेस हैं, मेनली अराउंड 20-30 लैंग्वेजेस हैं। हर लैंग्वेज का एक कल्चरल स्पेस है। वहाँ नाटक होता है, साहित्य होता है, वहाँ टीचिंग होता है, रिसर्च होता है। इसमें हर रिलीजन के लोग अगर जुड़ जाए, अगर कर्नाटका के सब लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब कन्नड़ा रिलेटेड एक्टिविटीज़ में अगर वो ज्वाइन हो जाएंगे, कन्नड़ा थिएटर में हो, कन्नड़ा के फिल्म इंडस्ट्री में हो, कन्नड़ा लिटरेचर में हो, या फिर कन्नड़ा रिसर्च में हो, कल्चरल फेस्टिवल्स को ऑर्गेनाइज सब मिलके करें, ये सब करें तो एक फ्रेटर्निटी आ जाएगा। इसके लिए थोड़ा सबको अपना रिलीजन से हट के सोचना पड़ेगा, सिर्फ सोशल लेवल्स पे सोचना पड़ेगा। ये मुझे लगता है कि अगर हम ये 3-4 चीज़ों को कर पाएंगे तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को हम बहुत आसानी से वापस ला सकते हैं।